स्टूडेंट चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इलेक्टिव हिंदी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन के लिए सोच रहे हैं तो बिल्कुल आपको तकलीफ लेने की ज़रूरत नहीं है, टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप मेरे चैनल से प्लेलिस्ट में जाकर हिंदी के सारे मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और ग्रामर के वीडियो दे रखे हैं। वो ग्रामर जो मैंने वीडियो दिया है वो 2000 भले ही 24 में मैंने अपलोड किया था, लेकिन इस साल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हिंदी ग्रामर का आप देखोगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो वो ज़्यादातर पिछले 10, 12, 15 साल के ग्रामर पूछता है। तो मैंने सारे कवर कर रखे हैं, ठीक है? क्योंकि ग्रामर में आपका ऑप्शन होता है 4 या 5, किन्हीं इनमें से 1, 2, 3 करना होता है, तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन रहते हैं। फिर भी अगर आपके लिए परेशानी है तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट प्री टेस्ट के फाइनल पेपर ले आऊँगा, ये कर लोगे तो आपका क्या होगा, रिवाइज़ हो जाएगा एक बार। तो चलिए शुरू करते हैं वही सिलसिला। तो देखो, पहला क्वेश्चन है, राम वृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों इसके लिए मैं ऑप्शन डायरेक्ट टिक नहीं करूँगा, आपको डायरेक्ट बुक में दिखाऊँगा ताकि आपको भी याद हो जाए। जो राम वृक्ष बेनीपुरी जी है, उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो सन 1902 में। हमें बेसिकली पूछा था कहाँ, तो उत्तर होता मुजफ्फरपुर। लेकिन आपको एग्जाम में डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछेगा ऑप्शन से, तो ये पता नहीं, डायरेक्ट दे देगा कहाँ जन्म हुआ था, पूरा लिखना पड़ेगा। तो रामवृक्ष बेनीपुर जी का जन्म सन 1902 ईस्वी में बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत बेनीपुर नामक गांव में हुआ था। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है? हमारा उत्तर यही था। दोस्तों आपको एक चीज याद रखना है कि रामवृक्ष बेनीपुरी जो है, आपकी हिंदी किताब में आलोक भाग 2 जो है उसमें किस पाठ के लेखक है, तो ये नींव की ईंट नामक गद्य खंड के लेखक है, याद रखना। देखो नेक्स्ट, जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित एक महाकाव्य का नाम है। तो जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित एक महाकाव्य का नाम कामायनी है। जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित दो महाकाव्य है, एक है लहर और दूसरा लहर और कामायनी, ठीक है? दो है, तो एक लहर और एक कामायनी। ऑप्शन में आपका कामायनी करेक्ट है। अभी जयशंकर प्रसाद जो है ये किस पाठ के लेखक है? तो आपके गद्य खंड जो छोटा जादूगर है उनके लेखक है, ठीक है? का अर्थ क्या है क्वेश्चन? तो तीन ऑप्शन दिए, आपको अच्छे से पता होगा कि रिश्वत होता है वजन का, ठीक है? अर्थ नेक्स्ट देखो, विश्व कवि आख्या से विभूषित गुरुदेव का नाम क्या था? तो विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर, आपको सभी को पता है रविंद्रनाथ ठाकुर जो है विश्व कवि की आख्या से विभूषित थे। इन्होंने किन पाठ का लेखक किया है, मतलब किस पाठ की रचना की है आपके किस किताब में जो दिया है? तो सड़क का बात, ठीक है? सड़क की बात जो है उस पाठ का लेखक है रविंद्रनाथ ठाकुर। नेक्स्ट देखो, कवि हरिवंश राय बच्चन का जन्म हुआ था। तो इसके लिए हमें डायरेक्टली जिस पार्ट में लिए चलते हैं, चलिए। दोस्तों हरिवंश राय बच्चन जो है वो जो बीत गई कविता के लेखक है, जो बीत गई जो कविता है उसके लेखक है। तो उनका जन्म पूछा था, देखो 1907 में आंसर होता। उसके साथ आपको बाकी फैक्ट्स भी याद रखना है कि उनका जन्म 27 नवंबर 1907 को कहाँ हुआ था? इलाहाबाद, यानी कि जो कि उत्तर प्रदेश में स्थित है, हुआ था, ठीक है? तो याद रखना है, पूरा आपको याद रखना है अच्छे से। फ्रेंड्स बोला है मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था? तो वैसे तो आंसर जो आपका ऑप्शन तीनों में सही होगा वो हो जाएगा सन 1498 ईस्वी में, लेकिन इसके बारे में अगर पूछ ले कि कहाँ हुआ था तो चलिए बुक में देखते हैं। तो फ्रेंड्स ये जो मीराबाई है ये आपके पदत्रय नामक जो कविता है उसके लेखक हैं, ठीक है? तो इनका जन्म कहाँ हुआ था? तो देखो इनका जन्म जो हुआ था, आपका जन्म सन 1498 ईस्वी के आसपास प्राचीन राजपूताने के अंतर्गत मेड़ता प्रांत के कुड़की नामक स्थान में राठौर वंश की मेड़तिया शाखा में हुआ था। तो काफ़ी डिटेलिंग है कि कब हुआ था, किस साल, तो 1498, ठीक है, आसपास। लेकिन किस फैमिली में, किस घराने में? तो राजपुताने के अंतर्गत मेड़ता प्रांत के, ठीक है, किस प्रांत के? मेड़ता प्रांत के कुड़की नामक स्थान में। तो देखो स्थान का नाम कुड़की है और राठौर वंश की मेड़तिया शाखा में हुआ था, ठीक है? तो आपको ये सारी याद रखनी है। उनका माता पिता का नाम भी आप याद रख सकते हैं कि जो, ठीक है, उनके बचपन में ही उनके माता का निधन हो गया था। उसके बाद उनके पिता जो थे राव रत्न सिंह, उन्होंने, ठीक है, मीराबाई का लालन पालन किया। तो ये भी आपको याद रखना है। नंबर क्वेश्चन जो है पूर्ण वाक्य में उत्तर दो। ये 1 into 14, यहाँ पर 14 क्वेश्चन है, ठीक है? तो देखिए करके देखते हैं। अभी कार्निवल के मैदान में लड़का चुपचाप किसको देख रहा था? तो कार्निवल के मैदान में, यानी छोटे जादूगर पाठ का ये क्वेश्चन है। तो लड़का क्या कर रहा था? वो चुपचाप अ, निशाने शरबत पीने वाले को देख रहा था, ठीक है? क्या देख कर रहा था? तो शरबत पीने वाले को देख रहा था। जहाँ लेखक भी खड़े थे वही पास में, जहाँ कार्निवल का मेला लगा था उस टाइम वो लड़का क्या कर रहा था? क्योंकि क्वेश्चन में लड़का पूछा है, तो लड़का चुपचाप शरबत पीने वालों को देख रहा था। भक्त कवि मीराबाई को कौन सी आख्या मिली है? तो हमें पता है, मैंने जो प्रीवियस क्वेश्चन इंपॉर्टेंट करवाए हैं प्लेलिस्ट में अरेंज कर रखा है, वहाँ मैंने, अगर आपने देखा है तो जरूर ये क्वेश्चन आपका आंसर को पता है कि कृष्ण प्रेम दीवानी क्या आख्या मिली है, ठीक है? उनके अपने प्रभु के प्रति अ, अगाध निष्ठा के कारण या फिर भक्ति के कारण उनको ये पदवी मिली है, ठीक है? कृष्ण प्रेम दीवानी। नेक्स्ट देखो, महात्मा कबीरदास की रचनाएं किस नाम से प्रसिद्ध है? ये भी मैंने आंसर करवाया है, तो ये आपका बीजक नाम से, ठीक है? मैं अभी आंसर फिर से नहीं करवा रहा क्योंकि मैंने ऑलरेडी करवा रखा है। आप वो वाला सारा देख लीजिए, फिर ये वाला देखिए, आपको डेफिनेटली फायदा होगा एग्जाम में। और एक क्वेश्चन आपको आ सकता है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि बीजक नाम से प्रसिद्ध है कबीरदास की रचनाएं, लेकिन बीजक के कितने भाग है? तो कुल 3 भाग है, ठीक है? क्या क्या? साखी, सबद और रमेनी। ये भी आपको अच्छे से याद रख लेना है।
बोला है नींव की ईंट को हिला देने का परिणाम क्या होगा। तो नींव की ईंट को अगर हिला देंगे, ये भी क्वेश्चन मैंने दिया है ऑलरेडी, आप देख लीजिएगा वाला वीडियो, कि कंगूरा बेतहाशा जमीन पर आ गिरेगा। ठीक है, ये होगा आंसर। इसके बाद भोलाराम का घर किस शहर में था। तो जबलपुर शहर में था, लेकिन किस मोहल्ले में था इसके बारे में आप चलिए बुक में देख लेते हैं। ये भोलाराम का घर का एड्रेस है, कहाँ पर है, जबलपुर शहर के घमापुर मोहल्ले में, नाले के किनारे। और उसका घर कहाँ था, तो कैसा था, एक 1.5 कमरे के टूटे फूटे मकान में वो परिवार समेत रहता था। ठीक है, तो उसके परिवार के बारे में मैंने जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रखे उसमें दे दिए हैं, तो आप जरूर से देख लेना उसमें जाकर। मीराबाई के पिता कौन थे। तो अभी हमने पढ़ा था मीराबाई के बारे में, तो वहाँ राव रत्न सिंह। ठीक है, मीराबाई के पिता कौन थे, तो राव रत्न सिंह, आपको पता होना चाहिए, अभी हमने पढ़ा है राव। ठीक है, मैंने राव रत्न सिंह, ठीक है, राव रत्न सिंह आप लिख लेना पूरा। अभी देखो, अगर मीराबाई को किसने, मतलब देखिए, मीराबाई का जो माता जो थी उनका देहांत हो गया था बचपन में ही। ठीक है, काफी कम उम्र में, तो उनके पिता राव रत्न सिंह की देखरेख में वो बड़ी हुई थी, लेकिन उनके पिता भी जो थे वो काफी युद्ध में व्यस्त होने के कारण, ठीक है, योद्धा थे क्योंकि, तो उनका जो देख रेख है किसने किया, तो उनके दादाजी, ठीक है, राव दूदाजी की देखरेख में हुआ। तो आप किताब में ये चीजें देख लीजिए तो अच्छे समझ में आएगा। मैं बता रहा था कि बचपन में ही माता के निधन होने और पिता राव रत्न सिंह के भी युद्धों में व्यस्त रहने के कारण बालिका मीराबाई का लालन पालन उनके दादा राव दूदाजी की देखरेख में हुआ। तो आपको याद रखना है कि इसकी देखरेख में हुआ, तो उनके दादा जो थे उनका नाम था, मीराबाई के दादा राव दूदाजी। स्पेलिंग देख लेना, दो का कैसा है, दूदाजी कैसा। ठीक है, हिंदी में स्पेलिंग के लिए लेकिन मार्क काटता है, तो आपको ये अच्छे से याद रखना है। मैं का भी लक्ष्य नहीं हूँ, ये किसका कथन है, तो ये सड़क का कथन है। देखो, सड़क जो है कौन सा लिंग है, तो स्त्रीलिंग है। क्यों, क्योंकि जब जब अमूम जब मतलब अमूमन हम बोलते हैं तो बोलते हैं कि वो सड़क कितनी टूटी फूटी है, टूटा फूटा नहीं बोलते हैं, इसलिए अब स्त्रीलिंग समझना सड़क। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, कलम किसका प्रतीक है, तो कलम ज्ञान शक्ति का प्रतीक है। वैसे ही तलवार दैहिक शक्ति का प्रतीक है, को पता है। जयशंकर प्रसाद जी का साहित्यिक जीवन किस नाम से आरंभ हुआ था, तो कलाधर नाम से। ऑलरेडी मैंने सारे क्वेश्चन आपको इंपॉर्टेंट दे रखे हैं, तो आप वो वाला वीडियो भी देख लीजिएगा प्लेलिस्ट में। सारे इंपॉर्टेंट 2025 के लिए आपके सारे इंपॉर्टेंट दे रखे हैं मैंने, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो कलाधर नाम से, कलाधर नाम से ब्रज भाषा में उन्होंने कविता लिखा, उसके बाद से ही उनका साहित्यिक जीवन शुरुआत हुआ, किनका, जयशंकर प्रसाद जी का। नरेश मेहता जी द्वारा लिखा हुआ एक खंड काव्य का नाम लिखो। तो नरेश मेहता जो कि मृत्तिका जो कविता है उसके लेखक है, तो उनके द्वारा एक खंड काव्य का नाम पूछा गया है। तो चलिए हम बुक में देखते हैं। नरेश मेहता जी द्वारा लिखा हुआ खंड काव्य का नाम क्या है, तो ये है संशय की एक रात। ठीक है, संशय की एक रात उनका प्रसिद्ध खंड काव्य है। तो याद रखना, नरेश मेहता का खंड काव्य का नाम क्या है, संशय की एक रात। कवि कौन है, तो हरिवंश राय बच्चन इस कविता के कवि है। कवि नरेंद्र शर्मा किस कवि के रूप में प्रसिद्ध है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये कुछ लंबा है तो मैं आपको डायरेक्टली दिखा रहा हूँ चैप्टर में। नरेंद्र शर्मा है वो कायर मधुबन कविता के लेखक है। ठीक है, तो ये किस नाम से परिचित है, तो वैसे तो आप शॉर्टकट में बोल सकते हो 1 मार्क के लिए कि गीति कवि के नाम से परिचित है। क्या नाम बोल सकते हो, आप कह सकते हो कि गीति कवि के नाम से प्रसिद्ध है। लेकिन अगर आपको पूरा लिखना हो तो ये भी लिख सकते हैं आप कि कवि नरेंद्र शर्मा आधुनिक हिंदी काव्य धारा के अंतर्गत छायावाद एवं छायावादोत्तर युगों में होने वाली व्यक्तिवादी गीति कविता के रचयिता के रूप में प्रसिद्ध है। ठीक है, तो यहाँ पर मेनली गीति कवि अगर बोल दोगे तो भी आपका करेक्ट होगा, अगर लिख सकते हो तो पूरा लिख दो, दोनों ही आपका करेक्ट। देखो फ्रेंड्स, डूबने से डरने वाला व्यक्ति कहाँ बैठा रहता है, तो ये होगा, डूबने से डरने वाला व्यक्ति किनारे बैठा रहता है। ठीक है, मैं क्वेश्चन आंसर ये करा रखे ऑलरेडी आपको इंपॉर्टेंट में, वो देख लीजिएगा। मीराबाई का विवाह किसके साथ हुआ है, तो मीराबाई का विवाह किसके साथ हुआ है, ये थोड़ा बड़ा है आंसर, तो आपको मैं डायरेक्टली किताब में दिखाता हूँ। तो देखो फ्रेंड्स, मीराबाई का जो विवाह है वो मेवाड़ के महाराजा, ठीक है, कहाँ के महाराजा, मेवाड़ यानी कि राजस्थान का एक शहर का नाम है, महाराजा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र। तो मेवाड़ के जो महाराजा थे सांगा, उनके ज्येष्ठ पुत्र, बड़े पुत्र कुंवर भोजराज से। तो मेनली इनसे विवाह हुआ था, लेकिन कौन थे तो भी लिखना पड़ेगा, महाराजा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र कुंवर भोजराज के साथ मीराबाई का विवाह हुआ था। लेकिन एक्चुअल में उनके विवाह के 7 वर्ष बाद ही कुंवर भोजराज जी का मृत्यु हो गया था, स्वर्गवास हो गया था। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। 2 मार्क का क्वेश्चन जो है आपका क्या क्या इंपॉर्टेंट है। वैसे तो मैंने ये सब सारे क्वेश्चन आपको पहले करा दिए थे, फिर भी आपको जिनका टाइम कम है पास, उनका पढ़ने का टाइम नहीं मिला, उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ। देखो, चपरासी ने नारद को क्या सलाह दी, इसका उत्तर मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो जब नारद मुनि भोलाराम की पेंशन की फरियाद लिए दफ्तरों के चक्कर लगा रहे थे, तब एक चपरासी ने नारद मुनि से कहा, महाराज आप क्यों इस झंझट में पड़ गए, आप अगर साल भर भी यहाँ चक्कर लगाते रहे तो भी काम नहीं होगा, आप तो सीधे बड़े साहब से मिली, उन्हें कुछ कर लिया तो भी काम हो जाएगा। तो ये आंसर आपका हो जाएगा 2 मार्क के लिए।
तो फ्रेंड्स, लेखक के अनुसार ईसाई धर्म को किन लोगों ने अमर बनाया? तो ये भी क्वेश्चन मैं ऑलरेडी दे रखा हूँ, आपने प्लेलिस्ट जरूर दिया देखा होगा। चलिए इसका आंसर मैं बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन दो तरीका से पूछ सकता है। एक तो आपका ईसाई धर्म, ये जो लेखक के अनुसार ईसाई धर्म को किन लोगों ने अमर बनाया, या फिर दूसरे तरीका से ऊपर वाला देखो, ईसाई धर्म के पुण्य प्रताप, किन की प्रताप पुण्य प्रताप से फूल रहा है, स्पष्ट करो। ठीक है, आशय स्पष्ट भी आ सकता है, तो दोनों लिख सकते हो। तो लेखक के अनुसार ईसाई धर्म को उन लोगों ने अमर बनाया जिन्होंने उस धर्म के प्रचार में अपने को अनामुत्सक कर दिया। उनमें से कितने जिंदे जलाए गए, कितने सूली पर चढ़ाए गए, कितने बन बन की खाक छानने जंगली जानवर के शिकार हुए, कितने उससे भी भयानक भूख प्यास के शिकार हुए। लेखक का कहना है कि ईसाई धर्म उन्हीं लोगों के पुण्य प्रताप से फूल रहा है जिनके नाम शायद ही कहीं लिखे गए हो, या जिनकी चर्चा कभी होती है। तो दोनों ही आंसर आप इस आंसर में से लिख सकते हो। सृष्टि हमेशा बलिदान खोजती है, स्पष्ट करो। तो इसका भी उत्तर मैंने दिया है पहले ही, चलिए एक बार दिखा देता हूँ। हेड बना है इस बोर्ड में कि ये क्वेश्चन दूसरी तरीके से बहुत तरीके से पूछ सकता है। जैसे व्याख्या करो, आपको पूरा रहने देगा। ठीक है, सुंदर सृष्टि हमेशा बलिदान खोजती है, बलिदान ईट का व्यक्ति को व्याख्या करो। मैंने पहले ऑलरेडी दिया है, जिन्होंने पहले देखा है तो उन लोगों को देखने का कोई बात ही नहीं है, आप पढ़ लेंगे। देखिए फिर बलिदान, न्यू की ईंट शीर्षक पाठ में लेखक ने किस बलिदान की ओर संकेत दिया, स्पष्ट करो। उसका भी उत्तर आप इसी उत्तर से लिख सकते हो। फिर आपका सुंदर सृष्टि हमेशा बलिदान खोजती है। तो तीन प्रश्न आपके, तीन तरीके से प्रश्न आप कर सकते हैं, एक ही उत्तर लिख सकते हैं। देखो क्या है, तो व्याख्या में नहीं बता रहा हूँ फिलहाल, आपका जो क्वेश्चन था स्पष्ट करो। तो देखो, जिस प्रकार एक इमारत के नवनिर्माण के लिए कुछ पक्की पक्की लाल ईंटों की जरूरत पड़ती है, जिनको 7 हाथ जमीन के अंदर इसलिए गाड़ दिया जाता है ताकि इमारत जमीन के 100 हाथों पर जा सके, जिनकी मजबूती और पुख्तेपन पर सारी इमारत की अस्ती नास्ती निर्भर करती है। उसी प्रकार एक सुंदर समाज के निर्माण के लिए कुछ तपे तपाए लोगों को मौनमुख यानी चुपचाप शहादत का लाल सेहरा पहनना पड़ता है। ठीक है, जैसे भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के सैनिकगण थे, जिनके बलिदान के जरिए भारतवर्ष आज अस्तित्व में है। ठीक है, तो इसका मीनिंग यही है कि सुंदर सृष्टि हमेशा बलिदान खोजती है। तो बलिदान किसका था, तो जिन्होंने हमारे भारतवर्ष को बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, उनके बारे में कह गई है। और इस पाठ के परिप्रेक्ष्य में यहाँ पर जो नींव की ईंट है उसको कह गई है कि वो अगर नहीं होती, बलिदान नहीं होती, तो सुंदर सृष्टि यानी कि सुंदर इमारत नहीं बनता। ठीक है, देखो दोस्तों, श्रीमान ने छोटे जादूगर को पहली भेंट में किस रूप में देखा था? तो ये उत्तर शायद मैंने नहीं लिखाया था, तो इसका भी मैं आंसर दिखा रहा हूँ। श्रीमान ने छोटे जादूगर से, या फिर श्रीमान की छोटे जादूगर से पहली भेंट कार्निवल के मैदान में हुई थी, जहाँ उन्होंने छोटे जादूगर को एक छोटे फुहारे के पास देखा था। वहाँ वो चुपचाप शरबत पीने वाले को देख रहा था। उसके गले में फटे कुर्ते के ऊपर एक मोटी सी सूत की रस्सी पड़ी थी और जेब में कुछ ताश के पत्ते थे। उसके मुंह पर गंभीर विषाद के साथ धैर्य की रेखा थी। ठीक है, तो ये उत्तर लिख देंगे तो हो जाएगा। छोटे जादूगर पाठ का है, आपका एक भी पाठ के अंदर क्वेश्चन मिस नहीं होगा अगर आप पाठ समझ लेते हो। तो मैंने सारे चैप्टर एक्सप्लेन कर रखे, आप प्लेलिस्ट में जाकर सारे चैप्टर भी समझ सकते हो। भारत के नवनिर्माण के बारे में लेखक ने क्या कहा है, तो चलिए इसका उत्तर भी मैं दिखा देता हूँ। इस उत्तर में ऑलरेडी लिखा है पहले। भारत के नवनिर्माण के बारे में लेखक ने कहा है कि भारतवर्ष के 7 लाख गांवों, हजारों शहरों और सैकड़ों कारखानों के नवनिर्माण हेतु नींव की ईंट बनने के लिए तैयार लोगों की जरूरत है। परंतु विडंबना यह है कि आज कंगूरे की ईंट बनने के लिए चारों ओर होड़ाहोड़ी मची है। नींव की ईंट बनने की कामना लुप्त हो रही है। इस रूप में भारतीय समाज का निर्माण संभव नहीं है। इसलिए लेखक ने देश के नौजवानों का आह्वान किया है कि वे नींव की ईंट बनने की कामना लेकर आगे आए और भारतीय समाज के नवनिर्माण में चुपचाप अपने आप को खपा दे। तो इसी किस लिए सड़क को ना हंसी है ना रोना, ये जो क्वेश्चन आप कर रहे हैं ना, सभी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो चलिए इसका उत्तर भी देख लीजिए। अपने ऊपर कुछ भी पड़ा रहना नहीं देती, ना हंसी ना रोना। अमीर और गरीब, जन्म और मृत्यु, सब कुछ सड़क के ऊपर एक ही सांस में धूल के स्रोत की तरह उठता चला जाता है। सड़क हमेशा की तरह, यहाँ सड़क होगा, स्पेलिंग ठीक कर लेना, सड़क होगा, हमेशा की तरह अकेली पड़ी हुई थी और अकेली ही पड़ी रहेगी। इसलिए सड़क का ना हंसी है ना रोना। मनुष्य को किस प्रकार गढ़ते हैं, तो चलिए इसका उत्तर भी देख लेते हैं। कुछ जगह से पूछ सकता है कि गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, यहाँ गुरु की कुम्हार क्यों कहा गया है, अथवा जो मेन प्रश्न था, गुरु शिष्य को किस प्रकार गढ़ते हैं। देखो उत्तर एक ही है, गुरु शिष्य को उसी प्रकार गढ़ते हैं जैसे कुम्हार मिट्टी को गढ़ता है। जैसे कुम्हार मिट्टी को गढ़कर उसे एक सुंदर और उपयोगी बर्तन बदल लेता है, वैसे ही गुरु शिष्य को गढ़कर उसे एक अच्छा और ज्ञानी व्यक्ति बना देता है। गाने का आमंत्रण देकर मीराबाई शाम से क्या कहती है। कवयित्री मीराबाई अपने जीवनाधार सुंदर श्याम जी को अपने घर आने का आमंत्रण देते हुए कहती है कि हे स्वामी, तुम्हारे विरह में मैं पके पान की तरह पीली पड़ गई हूँ। तुम्हारे आए बिना मैं सुध बुध खो बैठी हूँ। मेरा ध्यान तो तुम्ही पर है, मुझे किसी दूसरे की आशा नहीं है। अतः तुम जल्दी आकर मुझसे मिलो और मेरा मान की रक्षा करो। सप्रसंग व्याख्या करो। तो व्याख्या के लिए मैंने एक वीडियो दे रखा है, प्लेलिस्ट में देखिएगा। बहुत ही कम लोगों ने अभी तक देखा है, लेकिन इंपॉर्टेंट है व्याख्या, मैंने सारे इंपॉर्टेंट दे रखा है उसमें, तो देख लेना। आशय स्पष्ट मतलब 4-5 मार्क के इंपॉर्टेंट मैंने एक वीडियो है, इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, जरूर से देख लेना। ठीक है,
बाकी प्लेलिस्ट का सारा वीडियो देखोगे तो आपको फ़ायदा होगा। ये जो है ये नहीं दिया था मैंने, ठीक है, अथवा दिया है तो एग्ज़ाम में भी ऐसे ही रहेगा आपका, 2 दिया रहेगा, 1 लिखना है। तो ये मैं आपको फ़िलहाल दिखा दे रहा हूँ, चलिए। नीलकंठ को राधा और कुब्जा में किससे अधिक प्यार था और क्यों? ठीक है, ये क्वेश्चन है। तो ये भी शायद मैंने नहीं दिया था, तो चलिए ये भी आंसर आप देख लीजिए नीचे। दोस्तों इसका उत्तर कैसे लिखोगे? तो नीलकंठ को राधा और कुब्जा में राधा से अधिक प्यार था, क्योंकि नीलकंठ और राधा एक साथ ही पले बड़े थे। चिड़ीमार के पिंजरों से लेकर अर्थात सावक अवस्था से लेकर महादेव जी के घर तक वे दोनों एक साथ ही परिपक्व हुए, यानी कि वो बड़े हुए एक साथ। राधा का विकास मानो एक सहचारिणी के भांति होने लगी थी, यानी कि अर्धांगिनी, उसकी वाइफ की तरह उसका जो विकास वो होने लगा था, राधा बड़ी होने लगी थी। राधा का विकास मानो एक सहचारिणी की भांति होने लगी थी, जिसमें वह नीलकंठ के छाया के समान रहती थी। जालीघर के बाकी जीव जंतु के साथ वे दोनों एक साथ ही प्रेम से रहते थे या फिर प्रेम पूर्वक रहते थे। तो ये लिख दोगे तो आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, लेखिका के अनुसार कार्तिकेय ने मयूर की अपना वाहन क्यों चुना होगा या फिर मयूर को अपना वाहन क्यों चुना होगा? तो इसका उत्तर देख लीजिए। लेखिका के अनुसार कार्तिकेय ने मयूर को अपना वाहन के रूप में चुना होगा। यह उस पक्षी का रूप और स्वभाव देखकर समझ में आ जाता है। मयूर कलाप्रिय वीर पक्षी है, हिंसक मात्र नहीं है, इसीलिए उसे बाज, चाल आदि के श्रेणी में नहीं रखा जा सकता, जिनका जीवन ही क्रूर कर्म है। तो ये लिखोगे तो आपका उत्तर हो जाएगा। बारिश में भीगकर नृत्य करने के बाद नीलकंठ और राधा पंखों को कैसे सुखाते थे? तो चलिए इसका उत्तर जान लेते हैं। वर्षा के थम जाने पर नीलकंठ दाहिने पंजे पर दाहिना पंख और बाएं पर यानी कि बाएं पंजे पर बायां पंख फैलाकर सुखाता था। ये नीलकंठ खुद सुखाता था। क्वेश्चन में बोला है कि नीलकंठ और राधा, कभी कभी नीलकंठ और राधा दोनों एक दूसरे के टपकने वाली पंखों से, ठीक है सर, एक दूसरे के पंखों से होगा, टपकने वाली बूंदों को चोंच से भी पी पी कर पंखों का गीलापन दूर करते रहते। तो ये लिख देंगे तो हो जाएगा आपका, ठीक है। पत्र को खत कागज उत्तरम लेख इत्यादि कहा जाता है। इन शब्दों से संबंधित भाषाओं के नाम लिखो। यानी कि पत्र कागज उत्तरम, इनको किस लैंग्वेज में क्या कहा जाता है? तो चलिए देखते हैं उत्तर। पत्र से संबंधित भाषाएं हैं। पत्र को उर्दू में खत कहा जाता है, संस्कृत में पत्र कहा जाता है, कन्नड़ में कागज कहा जाता है, तेलुगु में उत्तरम, जाबू और लेख। देखो 3 नाम है तेलुगु में, याद रखना। उत्तरम मैंने सारे क्वेश्चन दिए उसमें अगर देखा है तो उसमें तेलुगु का मैंने मेंशन किया था। तेलुगु उत्तरम, जाबू और लेख तथा तमिल में कड़ित कहा जाता है। तो आपको याद रखना है अच्छे से, ये 2 मार्क के लिए पूछ सकता है। बोला है जो मादकता के मारे हैं वे मधु लूटा ही करते हैं। इसमें कवि क्या कहना चाहते हैं? तो चलिए इसका उत्तर देखते हैं। इसका यहाँ कवि यह कहना चाहते हैं कि मदिरा के अंदर कितने ही मधुघट और प्याले टूटते हैं और मदिरा इसके लिए कभी भी दुख नहीं, पर मदिराला इसके लिए कभी दुख नहीं मनाता, क्योंकि उसे अच्छे से पता है कि मधुघट मिट्टी के बने होते हैं और इसे कभी ना कभी टूटना ही है। और इससे मदिरालय में आने वालों पर कोई भी असर नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें भी यह बात ज्ञात है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि जो मादकता के मारे हैं, यानी कि जो मतलब पीने के लिए आतुर रहते हैं, ठीक है, जो दारू पीने के लिए आतुर, उनका बात कहा गया है। तो यहाँ पर इससे जो है मदिरालय में आने वालों पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, असर नहीं पड़ता, क्योंकि उन्हें भी ये बात अच्छे से ज्ञात है। यहाँ कभी इसके माध्यम से जीवन जीने के तरीके के बारे में अप्रत्यक्ष तौर पर बात कर रहे हैं, जहाँ बीते हुए दुखों को भूलकर आगे की सुध लेनी चाहिए। किसी को अगर पूरा नहीं याद है तो यहाँ से पढ़ लो कि यहाँ कभी इसके माध्यम से जीवन जीने के तरीके के बारे में अप्रत्यक्ष तौर पर बात कर रहे हैं, जहाँ बीते हुए दुखों को भूलकर आगे की सुध लेनी चाहिए। क्वेश्चन, कवि ने प्रतिहिंसा को व्यक्ति की दुर्बलता क्यों कहा है? तो ये क्वेश्चन मैंने पहले करवाया था, दूसरे तरीका से क्वेश्चन पूछा था, तो चलिए उसका उत्तर भी देख लेते हैं। पहले क्वेश्चन करवाया था कुछ इस प्रकार था कि प्रतिहिंसा भी दुर्बलता है पर कायरता अधिक अपावन। प्रतिहिंसा और कायरता, इन दोनों में कौन सा पथ अपनाने के लिए कवि ने किया है? तो ये भी इंपॉर्टेंट था, लेकिन अभी जो बोला है कि प्रतिहिंसा को क्यों दुर्बलता कहा गया है, उसका उत्तर आप यहीं से लिख सकते हैं। तो देखो, कवि के अनुसार अगर मुझसे लड़ाई करो कहकर कोई दुष्ट व्यक्ति या नीच व्यक्ति सामने आ जाए, तो मनुष्य को चाहिए कि या तो प्यार के बल पर उसे जीत ले, नहीं तो उसकी हिंसा का जवाब प्रतिहिंसा से दे। ठीक है, कवि के अनुसार हिंसा के बदले की जाने वाली हिंसा मनुष्य की कमजोरी को दर्शाती है, पर कायरता उससे अधिक अपावन है। ये भी लिखना, इसीलिए प्रतिहिंसा को चुनना बेहतर होगा। तो चलिए, नेत्र मधुबन शीर्षक कविता का संदेश क्या है? तो ये मैंने पहले लिखा रखा है, चलिए एक बार देख लीजिए। मधुबन शीर्षक कविता से हमें क्या शिक्षा मिलती है, या फिर जो आपको मैसेज, एक ही है उत्तर दोनों का। कायर मधुबन शीर्षक कविता से हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अर्थात मनुष्य को किसी भी स्थिति में कायर नहीं बनना है। हमें अपने मार्ग पर आने वाले तमाम बाधाओं से डटकर सामना करना है और मानवता पर अपना सब कुछ समर्पण कर देना है। तो ये मैसेज है इस कायर मधुबन शीर्षक कविता का। तो इम्पोर्टेंट व्याख्या है, जो मादकता के मारे हैं वे मधु लूटा ही करते हैं, वह कच्चा पीने वाला है जिसकी ममता घट प्यालों पर। ठीक है, तो इसका सप्रसंग व्याख्या चलिए देख लेते हैं। तो व्याख्या ये है, ये क्वेश्चन 2 तरीका से पूछ सकता है व्याख्या। एक तो जो हमने क्वेश्चन में था कि ममता घट प्याली पर व्याख्या करो, या फिर जो सच्चे मधु से जला हुआ कब रोता है चिल्लाता है, जो बीत गई सो बात गई। ये भी लाइन देगा तो आप यही लिख सकते हो।
देखो संदर्भ क्या लिखोगे, आपको पता है व्याख्या में 3 स्टेप में लिखना पड़ता है। पहले संदर्भ, प्रस्तुत पंक्तियाँ हरिवंश राय बच्चन जी द्वारा रचित जो बीत गई कविता से ली गई है, कहाँ से लिया गया है, किसने लिखा है, कवि का नाम आपको पहले लाइन में लिख देना है संदर्भ में। फिर प्रसंग, यानी कि इस लाइन में क्या कहा गया है, शॉर्टकट में आपको एक लाइन में कहना है। सो इन पंक्तियों के माध्यम से सही मायने में जीवन का अर्थ समझाया गया है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट ये सब, इसीलिए मैं पेपर आपके लिए लेकर आया हूँ ताकि एग्जाम के आगे आपका बेनिफिट हो। व्याख्या, सृजन और संहार प्रकृति का नियम है। इंसान के पैदा होने के तुरंत बाद हमें मृत्यु की ओर चलने लगते हैं, हम मृत्यु की ओर चलने लगते हैं। मृत्यु का मूल कारण ही जन्म है, पर मृत्यु के बारे में सोचकर इंसान को अपने कर्म रोक नहीं देने चाहिए, क्योंकि जिसका निर्माण है उसका विनाश अवश्य है। ठीक है, जो आया है वो जाएगा। जो सही मायनों में जीवन का अर्थ समझता है दुख है, वो दुख में कभी रोता या चिल्लाता नहीं है। ठीक है, तो ये जो मैंने नीचे वाला लाइन दिया और ऊपर दोनों का एक ही है। ठीक है, तो आपको ये पढ़ना है। देखो इसके बाद वाला व्याख्या जो था मैंने यहाँ पर कर रखा है, तो मैं डायरेक्ट क्वेश्चन में यहीं दिखा दे रहा हूँ। इसके बाद भी यही था कि युद्ध दही जय कब कहे जब पामर दे न दुहाई पीठ फर्क, या तो जीत जीत प्रीति के बल पर, या तो तेरा पथ चूमे तस्कर, ऐसा प्रसंग व्याख्या करो। तो कायर मत बन पाठ से स्पेशल लिया गया है यहाँ पर। तो संदर्भ, प्रस्तुत पंक्ति नरेंद्र शर्मा द्वारा रचित कायर मधुबन कविता से ली गई है। प्रसंग, यहाँ विपरीत परिस्थितियों में मानव के उपयुक्त आचरण के बारे में बताया गया है। ठीक है, कि विपरीत अगर आपके परिस्थिति उल्टा में हो, आप जैसे सोच रहे ऐसा नहीं हो तो क्या करें तब। ठीक है, तो देखो कभी कहते हैं कि लड़ाई करो कहकर अगर कोई दुष्ट और नीच व्यक्ति सामने आ जाए तो मनुष्य को चाहिए कि या तो प्यार के बल पर उसे जीत ले, नहीं तो उसकी हिंसा का जवाब प्रतिहिंसा से दे। किसी भी स्थिति में अहिंसा की दुहाई देते हुए पीठ फेर कर भागना नहीं चाहिए। तो ये लिख देंगे तो हो जाएगा आपका। जो मैं ही दिखाया था ये पहले दिया था, देख लीजिए। जिनका टाइम कम बचा है नहीं देखा वो लोग देख लीजिए। जाति न पूछे साधु की पूछ लीजिए ज्ञान, मोल करो तलवार कपड़ा रहने दो मैं व्याख्या करो। तो प्रस्तुत पंक्तियाँ कबीरदास जी द्वारा रचित साखी नामक दोहायुक्त कविता से ली गई है। इन पंक्तियों के माध्यम से कवि ने प्रसंग लिखेंगे। कवि इसमें साधु के जाति के बदले मतलब साधी साधु के जाति के बदले ज्ञान को, तलवार के म्यान के बदले उसकी वास्तविक क्षमता को महत्व दिया है। यानी कि इन पंक्तियों में क्या कहा गया है, माध्यम से कवि ने साधु के जाति के बदले ज्ञान को और तलवार के म्यान के बदले उसकी वास्तविक क्षमता को महत्व दिया है। ठीक है, व्याख्या, यह एक प्रसिद्ध दोहा है जिसका अर्थ है किसी साधु या महापुरुष की जाति नहीं पूछनी चाहिए हमें, बल्कि उनके ज्ञान को समझना चाहिए। अर्थात हमें किसी व्यक्ति की जाति, धर्म या बाहरी आवरण के आधार पर नहीं आंकना चाहिए, बल्कि उनके गुणों, ज्ञान और क्षमताओं को समझना चाहिए। दूसरी ओर जिस प्रकार तलवार का मूल्य उसके म्यान या फिर जिसमें उसको रखते हैं उसको म्यान बोलते हैं, वही बाहरी आवरण कहा गया है, से नहीं होता, बल्कि उसकी वास्तविक क्षमता और उपयोगिता से होती है। उसी प्रकार मनुष्य का परिचय उसके देह के रंग व सुंदरता से नहीं, बल्कि उनके गुणों, ज्ञान और क्षमताओं से है। तो ये भी आप लिख सकते हैं। ग्रामर के लिए मैं आपको कहूँगा, मैंने ग्रामर का वीडियो ऑलरेडी बना रखा है, पिछले साल ही बनाया था। उसमें सिर्फ 2024 का क्वेश्चन मिसिंग है। बाकी पिछले 10-15 साल का आप पैटर्न देखोगे तो पिछले साल से ही पूछ रहा है। तो ज़रूर आप वो वीडियो देख लीजिएगा, उसमें सारे मैंने ग्रामर कर रखा है। यहाँ जो दिया ये सब मैंने ऑलरेडी कर रखा है। ठीक है, एग्जाम में आपको क्या होता है, 3-4 ऑप्शन दिया रहता है, उसमें से 1-2 करने को बोलता है। तो आपके पास ऑप्शन रहेंगे तो आराम से कर पाओगे। तो सारे वीडियो में जो दिया है सारे देख लो, आपको सारे 100% यहाँ से मिल जाएंगे, मैं आपको गारंटी दे लेता हूँ। लेकिन आपको देखना पड़ेगा, वीडियो थोड़ा लंबा 30-32 मिनट का है, मैं प्लेलिस्ट में बना रखा है ग्रामर का, वो देख लेना जरूर से। ठीक है, तो उसमें से काफ़ी हेल्प हो जाएगा आपको। निबंध के बारे में मैंने इंपॉर्टेंट निबंध दे रखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर कौन कौन सा निबंध है, डायरेक्ट निबंध मैंने लिखाया नहीं लेकिन बता दिया है कौन कौन सा आपको पढ़ना है। ठीक है, तो वो सब पढ़ के चले जाइएगा। और फिर जन्मदिन के शुभ अवसर पर अपने प्रिय मित्र को बधाई देते हुए एक बधाई पत्र पत्र लिखो, 5 मार्क आता है। पत्र का भी मैंने कल ही वीडियो बनाया था इंपॉर्टेंट, तो आप वहाँ से पत्र डेफिनेटली देख लेना, आपको आराम से एग्जाम में लिख पाएंगे। अगर आपने देख लिया एक बार वीडियो, जरूर से देख लो, प्लेलिस्ट में अरेंज है सारी चीज़ें।